तो अगले दिन सिकी अपने दादाजी से मिलने हॉस्पिटल आता है और वो उनकी कुछ ज़्यादा ही सेवा करने लगता है। तो उसके दादाजी उससे पूछते हैं कि मुझे ऐसा क्या हो गया जो तुम दोनों आकर मेरी इतनी सेवा कर रहे हो। तुम दोनों मेरी फ़िक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। दादाजी कहते हैं मैं मरने से पहले तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता था और मैंने देख लिया, तो अब मुझे कोई फ़िक्र नहीं। तो सिकी कहता है दादाजी आप फ़िक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने विल में यही चाहते हैं तो मैं भैया को ज़रूर माफ़ कर दूंगा। तो दादाजी कहते हैं मेरी विल? मैंने कब कौन सी विल बनाई? तो सिक्की उन्हें बता देता है कि आपको कैंसर है इसलिए तो आपने विल बनाई है। तो दादाजी उसको खींच के एक टपली मारते हैं और कहते हैं तुम्हें किसने कहा मुझे कैंसर है? तो दादाजी सभी को अपने रूम में बुलाते हैं और सबकी गलतफहमी को दूर कर देते हैं। तो जीक्यू कहती है भैया ने भी तो कहा कि आपको कैंसर है। तब जियान दिन डॉक्टर के साथ आता है और डॉक्टर दादाजी को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। डॉक्टर के जाते ही सिकी जियान दिन का कॉलर पकड़ लेता है, उसे कहता है तुमने मुझसे फिर से झूठ कहा। तो जियान दिन पहली बार किसी को कहता है मुझे माफ़ कर दो। सिकी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसके भाई ने उससे माफ़ी मांगी। जियान दिन कहता है वो उसके भाई के साथ सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेना चाहता था, इसलिए उसने जीक्यू के गलतफहमी को सच में बदल दिया। सिकी को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके भाई ने उससे माफ़ी मांगी। सिकी कहता है आप फिर से मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हैं, और अगर माफ़ी की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि आपको सिर्फ एक ही बात के लिए मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए? तो जियान कहता है मैंने आज तक तुम्हारे साथ जितना भी बुरा किया उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सिकी ये सुन के और कुछ नहीं कह पाता, तभी साजू सिकी को लेकर बाहर चला जाता है। जैसे साजू सिकी को बताता है कि उसका भाई उसके लिए कितना ज़्यादा गिल्टी फील करता था, जिसने कभी भी इससे पहले किसी से भी माफ़ी नहीं मांगी क्योंकि उसने कभी किसी के साथ कोई गलत किया ही नहीं था। पर आज उसने पहली बार अपनी प्राइड को भूल कर किसी से माफ़ी मांगी है। तो सिकी कहता है उसने गलती की तो उसे माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। साजुई आज सिकी की सारी गलतफहमियों को दूर कर देता है और जाने से पहले उसे कहता है उसने तुम्हें क्या बर्थडे गिफ्ट दिया था, क्या तुमने देखा था? तो सिकी तुरंत अपने घर जाता है, अपने बर्थडे गिफ्ट को खोल के देखता है तो उसे उसमें एक कवर्ड की फ़ोटो मिलती है। तो वो उस कवर्ड को खोलता है और उसके अंदर की चीज़ों को देख के वो शॉक हो जाता है। जियान दिन भी घर आता है, अपने भाई के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा परेशान था। इधर सिकी कोल्ड ड्रिंक का नशा करके एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, तभी वहाँ लूचिंगू आ जाती है और वो उसके साथ बैठ जाती है और उसे पूछती है अगर तुम्हें नशा ही करना है तो तुम्हें कोई बार में जाना चाहिए और तुम्हें अल्कोहल पीना चाहिए। सिकी अपनी दिल की सारी बातों को लूचिंगू को बताता है क्योंकि वो अपने भाई से ये सब बातें नहीं कह सकता, क्योंकि उसने उसके साथ जो किया है उसके बाद तो उससे अपने भाई के सामने जाने से भी शर्म आ रही थी। सिकी को ये समझ में आ गया था कि वो कितना गलत था उसके भाई के बारे में। यहाँ हमें पता चलता है कि उस कबर्ड के अंदर सिकी के फेवरेट टॉय ब्रांड का कलेक्शन था, जो टॉयज़ आज इस दुनिया से गायब हो चुके हैं, पर फिर भी उसके भाई ने उसके लिए उस कंपनी के सारे खिलौने के ओरिजिनल पीसेस का कलेक्शन उसके लिए खरीद के रखा था। सिकी अब बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था, तो लूचिंगू उसके लिए आइसक्रीम लाती है और उसे खाने के लिए देती है, जिससे सिकी का मूड थोड़ा अच्छा होता है। और लूचिंगू उसे कहती है अगर तुम गिल्टी फील कर रहे हो तो जाओ सीधे जाके अपने भाई से माफ़ी मांग लो और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लो, और उसे लेक्चर देने लगती है। तो सिकी कहता है तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ी हो, और वैसे चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी बड़ी दीदी नहीं बुलाऊंगा। और सिकी लूचिंगू का आइसक्रीम खा लेता है और अब उसका मूड बहुत अच्छा लग रहा था। इधर घर में प्रोफेसर जियान जिन जो कभी ड्रिंक नहीं करते वो आज ड्रिंक कर रहे थे। तो किन्यान उनके सामने आके कहती है मुझे आपके साथ कुछ सॉर्ट आउट करना है। ऑफिशियली तो मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, पर सभी जानते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ आपका प्यार पाने के लिए आई हूँ। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मैं भी किसी दिन गिव अप कर दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। तो प्रोफेसर जी उसे सोफे पर बैठाते हैं, उसे कहते हैं तुम नहीं जा सकती मुझे छोड़कर, बिल्कुल भी नहीं, और उसे गले लगा लेते हैं। उसे कहते हैं मुझे तुम्हारी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगले दिन प्रोफेसर जी किन्यान को अपने साथ उनके घर ले जाते हैं, साथ में साजुई और जीक्यू भी जाते हैं। किन्यान को उनके घर जाने में थोड़ी घबराहट हो रही थी। वो लोग घर पहुंच के देखते हैं कि सिकी वहाँ ऑलरेडी पहुंचा हुआ है और अपने दादाजी के सामने वो कह रहा है कि अब वो भी काम करना चाहता है और अपने भाई की तरह बनना चाहता है और अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है। तो उसके दादाजी उसका कान पकड़ के खींचने लगते हैं, उसे कहते हैं क्या तुम्हें ये बच्चों का खेल लगता है और क्या तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ पता है? जियान दिन सभी लोग अंदर आते हैं। उनके दादाजी उन्हें बताते हैं कि अब से तुम दोनों को ऑफिस का कोई काम नहीं करना होगा, तुम दोनों बस अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि ऑफिस संभालने के लिए उन्होंने एक मैनेजर रख लिया है। जियान दिन कुछ कहने ही वाला था कि उसके दादाजी से कहते हैं तुम्हारा ही तो प्राइमरी स्कूल से सपना था कि तुम्हें 30 साल में शादी करना था और 35 साल तक 2 बच्चे चाहिए थे। दादाजी की इन बातों को सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। अब एंट्री होती है मैनेजर लिन यी की, जो कि जियान दिन की सीनियर थी और इसी के साथ जियान दिन का रिश्ता तय हुआ था। तो जी क्यू किन्यान से कहती है आ गई तुम्हारी प्यार की दुश्मन, अब तुम्हें संभाल के रहना होगा। इधर किन्यान को जी क्यू बता रही थी उन दोनों के रिश्ते के बारे में,
तो कियान कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं हूँ। और उनकी बातें लिनी सुन लेती है। इधर सिकी अपने भाई से माफ़ी मांगने के लिए आता है। यहाँ किचन में जियानजिन सिकी के लिए उसका फेवरेट खाना बना रहा था। दोनों भाई अपने दिल की सारी बातों को एक दूसरे से कहते हैं और अपने सारे गिले शिकवा दूर कर लेते हैं। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तो दादाजी जियानजिन से पूछते हैं तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो जियानजिन कहता है मैं तो हमेशा यहीं पे बैठता हूँ। सिकी से किसी ने पूछा भी नहीं था, फिर भी सिकी कहता है मैं हमेशा कियान के बगल में ही बैठता हूँ। तो दादाजी कहते हैं मैंने तुमसे कहाँ पूछा, मैंने तो जियानजिन और इस लड़की से पूछा। तो कियान वहाँ से उठ के जाने लगती है तो सिकी और प्रोफेसर जी दोनों उसका हाथ पकड़ के कहते हैं यहीं पे बैठो तुम। अब दोनों भाई कियान को खाना सर्व करते हैं। दोनों एक दूसरे के खाने की बुराइयां करते हैं। सिकी कहता है तुम्हारे खाने से कियान का वज़न बढ़ जाएगा और प्रोफेसर जी कहते हैं मेरा खाना तुमसे तो बेहतर ही है। उन दोनों की हरकतों को देखकर सभी लोग उन्हें घूरने लगते हैं। दादाजी सिकी से कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, वो तुम्हारी भाई की गर्लफ्रेंड है। सिकी कियान की तरफ देख के कहता है क्या, ये कब हुआ? कियान कहती है मैंने तो कभी नहीं सुना। तो लेनी कहती है ये तो नकली गर्लफ्रेंड है, सॉरी वो मैंने उन लोगों की बातें सुन ली थी। कियान दादाजी को सच्चाई बताने वाली थी कि दादाजी वहाँ से उठ के चले जाते हैं और प्रोफेसर जी को बुलाते हैं अपने साथ। इससे कियान थोड़ी सी सैड हो जाती है। इधर प्रोफेसर जी और दादाजी में क्या बातें हुई थी यह हमें बाद में पता चलेगी। इधर जी क्यों कियान को अपनी भाभी बनाने का ठान लेती है। वो कियान को मैसेज करती है कि कल वो लोग एक बीच में जाने वाले हैं कैंपिंग के लिए जहाँ जियानजिन भी आने वाला है और ये उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है जियानजिन के करीब जाने का। तो अगले दिन सभी लोग बीच पर पहुँचते हैं जहाँ कियान एक लॉन्ग ड्रेस पहन के आई थी और चलते हुए वो अपना ड्रेस फाड़ लेती है। तो प्रोफेसर जी अपना शर्ट उतर कर उसकी कमर में बांध देते हैं। इधर सिकी अपने ड्रोन के साथ खेलने में बिजी था, तभी उसका ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक टेंट में चला जाता है। उस टेंट से बहुत गुस्से से बाहर आती है लू जिंगवू, पर सिकी को देखकर उसका गुस्सा शांत हो जाता है। सिकी उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे? लू जिंगवू कहती है क्या तुम्हें देख के लग रहा है कि मैं यहाँ घूमने के लिए आई हूँ? मैं यहाँ अपने काम के लिए आई हूँ। अब बिना काम किए पैसे तो नहीं मिलते हैं। लू जिंगवू कहती है तुम्हारे ड्रोन ने मेरा क्या हालत कर दिया, ये देखो मेरा इम्पोर्टेड लिपस्टिक ज़मीन पे गिर के ख़राब हो गया और इससे मेरे चेहरे की क्या हालत होगी तुम देख ही सकते हो। तो सिकी लू जिंगवू के चिन को पकड़ता है और उसे काफ़ी देर तक घूरने लगता है। लू जिंगवू पूछती क्या तुम्हारा देखना हो गया? सिकी कहता है मैंने तुम्हारा कलर देख लिया है, मैं तुम्हारे लिए बाद में एक खरीदूँगा। और वो उसके होठों पे जो लिपस्टिक बिखरा था उसे ठीक कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से लू जिंगवू उसे बुलाती है, उसे कहती है तुम थिएटर क्लाउड के फ़ैन हो ना, जिसकी आगे की कहानी 5 साल से रुकी हुई है, क्या तुम आगे की कहानी जानना नहीं चाहोगे? सिकी के फेस पर आगे की कहानी जानने का क्यूरियोसिटी साफ साफ दिख रहा था। लू जिंगवू सिकी को एक पोर्ट पर ले आती है जहाँ एक यॉट खड़ी थी। लू जिंगवू कहती है आगे की कहानी मेरे लैपटॉप में है और वो यॉट के अंदर है। तो सिकी कहता है तुम जाओ अपना लैपटॉप लेके आओ बाहर। तो लू जिंगवू कहती है बाहर बहुत धूप है, अगर तुम्हें आगे की कहानी जाननी है तो तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए अंदर नहीं जाने वाली हूँ। तो सिकी बिना कुछ सोचे समझे अंदर चला जाता है और लू जिंगवू बाहर मुस्कुरा रही होती है। क्या लू जिंगवू कुछ प्लान बना के इसे यहाँ लाई है? देखते हैं अगले एपिसोड में।